Today, I'll be discussing about understanding Ambedkarite historiography with reference to Dr. Babasaheb Ambedkar's writings and speeches. In my earlier lectures, I have discussed about new trends in writing history in the colonial period, and the trends that were there that were developed under the colonial period were Orientalist historiography, Marxist historiography, subaltern historiography, and so on. Nationalist historiography, colonial historiography, empiricist historiography, and so on. And as we understand that historiography is an art of writing history, similarly, Ambedkarite historiography is an important trend that is there in writing history. Here, I would be explaining about the different features of Ambedkarite historiography, but basically I will be focusing more on writings and speeches of Dr. Babasaheb Ambedkar, which are published and are in the published domain, which are approximately 22,000 pages, which have been published by Government of Maharashtra and also by Rajya Sabha Secretariat, New Delhi. So altogether, when we understand Dr. Babasaheb Ambedkar's writings and speeches, then we come to know that Ambedkarite historiography is a new trend of writing history. This is an important point I am submitting. I will be bilingual in due course of time. इतिहास लेखनाच्या पद्धती ह्या काळोखामध्ये विकसित झालेल्या आहेत. वासाहतिक राजवटीच्या कालखंडामध्ये जी इतिहास लेखनाची पद्धत विकसित झाली, ती इतिहास लेखनाची पद्धत ब्रिटिशांच्या वासाहतिक कालखंडामध्ये विकसित झाली. त्याच्यामध्ये पौर्वात्यवादी इतिहास लिखाण पद्धती सुरुवात झाली. यामध्ये आरंभीच्या कालखंडामध्ये पुरातत्व खात्याची निर्मिती झाली आणि भारताचा प्राचीन इतिहास मांडण्याचा प्रयत्न इतिहासकारांकडून झाला, जो ब्रिटिश इतिहासकारांच्या माध्यमातून झाला. त्याच्यामध्ये अनेक इतिहासकारांची नोंद आहे, ज्या संदर्भात सर जॉन मार्शल आहेत, आणखी बरेचसे लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल मी ऑलरेडी बोललेलो आहे. त्यानंतर पाहतो की आपण राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पद्धती आली, वासाहतिक इतिहास पद्धती आली, लेखन पद्धती आली. त्याच्यानंतर आर्थिक साम्राज्यवादी दृष्टिकोनातून लिखाण पद्धती आली आणि त्यानंतर आपण पाहतो की मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धती आली आणि त्यानंतर सबाल्टर्न इतिहास पद्धती आली आणि निओ मार्क्सिझम ही देखील एक नवीन पद्धती त्या कालखंडामध्ये विकसित झालेली आहे. परंतु जी एक महत्त्वाची लेखन पद्धती काळोखामध्ये जी विकसित झालेली आहे ती आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धती असं मी या ठिकाणी सबमिट करत आहे. आणि हे कसं काय हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घ्यायचं असेल किंवा त्यांच्या इतिहास लेखन पद्धतीला समजून घ्यायचं असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं लिखाण आणि त्यांची भाषणं जी काही प्रकाशित झालेली आहेत त्यांचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं है. हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति क्या है, इसे हम समझने की जब कोशिश करते हैं तो हमें यह समझ में आना जरूरी है कि वासाहतिक राजवट जब ब्रिटिशों की भारत में थी, उसके पश्चात भारत में इतिहास लेखन पद्धति का उद्गम और विकास बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पद्धति, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन पद्धति, पौरात्यवादी इतिहास लेखन पद्धति, मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति, जिसमें सबाल्टर्न इतिहास लेखन पद्धति विकसित हुई, वैसे ही डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर की एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन पद्धति विकसित हुई है. मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखान है उस लिखान को हमें समझकर अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति क्या है यह समझना काफी जरूरी है, जिसे हम विकसित कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए जो हमने जिम्मा लिया है उसी के तहत आज का जो ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान में मैं उसके कुछ पहलू आपके सामने रखने वाला हूं. Ambedkarite historiography, when you are trying to talk in the Ambedkarite historiography, what are the features of an Ambedkarite historiography? It is an art of writing history in Ambedkarite approach. It's an approach. Therefore, we are saying that the Ambedkarite way of approach to writing history is an approach which is explaining the Ambedkarite historiography. So, what are the features? The features are rewriting the history. इतिहासाचं पुनर्लेखन करणं, इतिहास का पुनर्लेखन करना यह अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति का महत्वपूर्ण कार्य. जो इतिहास आज के तौर पे लिखा गया है, क्या वो इतिहास सही मायने में
सच इतिहास है जो हमारे सामने आ रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर नहीं है तो इसी इतिहास का पुनर्लिखन होना काफी जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो ग्रंथ संपदा लिखी है, उनके जो वक्तव्य है, इनके वक्तव्य और उनकी ग्रंथ संपदा का जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक लेखन पद्धति को विकसित किया है जिसके द्वारा उन्होंने इतिहास का पुनर्लेखन करने का काम किया है। सो इट्स अ रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, दैट इज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर हैज प्रोपोगेटेड, एंड Ambedkarite historiography promotes rewriting the history. The second point is recorrecting the history. What do you mean by recorrecting the history? The mistakes that are created in the history, or the false history, or the forgeries in the history is been created by the ethnocentric class, because Sanskrit was called as a Deva Bhasha and it was limited for the upper caste peoples only. And therefore, what they have done, they have basically misinterpreted the history. And when there is a misinterpretation of the history, at this juncture of time, there is a need of recorrecting the history. And who will do this recorrection of the history? It's a question that is before all, and it is Ambedkarite historiography who is going to do the recorrections of the history. I am going to discuss a lot. The presentation that I have made for all the people over here is having 354 different slides of the PowerPoint presentations. But due to the constraints of the Facebook, I cannot show it to you. But I will reverse the camera and try to show you what exactly things are there. And then we will try to understand what are the different points that I would like to highlight basically. Here, I have just kept the camera over here. And these are the features of history. Rewriting the history, recorrecting the history. इतिहासाचं पुनर्लेखन करना, इतिहास का पुनर्लेखन करना, इतिहास जो गलत लिखा गया है उसे सही मायने में इतिहास को लिखना. पुनर्लेखन तर करायचंच आहे, परंतु चुकीचा इतिहास, हा जो चुकीचा इतिहास आतापर्यंत लिहिलेला आहे त्या चुकीच्या इतिहासाला बदलून त्या ठिकाणी सत्य इतिहास लोकांपुढे मांडण्याचं काम ह्या आंबेडकरी हिस्टोग्राफीच्या माध्यमातून होतं. आय थिंक यू कॅन सी द कर्सर. So basically, rewriting the history, recorrecting the history is an important part. Then another part that I am discussing over here is what? Reinterpreting the history. इतिहास का जब लिखान होता है, जब पुनर्लेखन होता है, सही मायने में उसका लिखन होता है, तो उसको एक सही दृष्टिकोन में भी इतिहास को लेखन करना काफी जरूरी है. इतिहासाचं सम्यक दृष्टिकोनातून लेखन होणं गरजेचं आहे. We all know that reinterpretation of the history is absolutely important for the history of the scheduled caste, scheduled tribe, nomadic tribe, denotified tribe, women's, minorities in the India, and the reason is that the history, the way it has been interpreted in the past, is misleading the facts to a larger extent. And when it is misleading the facts to the larger extent, then there is a need of restructuring the history. जो इतिहास लिखलेला है, जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास लेखन पद्धति में इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, घुमंतु जनजाति के लोगों को स्थान नहीं दिया गया. जैसे कि हम कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यहां पे बताऊंगा कि ऐसा बोला जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कोई भी योगदान नहीं था. तो ऐसे नहीं है. जब मैंने एम्पिरिकल डाटा निकाला तो मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश में 600 अनुसूचित जाति के लोगों ने उनको फांसी हुई है इस स्वतंत्रता आंदोलन में. तो क्या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कोई योगदान नहीं है? तो नहीं, ये बात गलत है. इसलिए हमें हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट Ambedkarite historiography intends and restructuring the historiography also. Intervening in the history. This is an important point. There is a need of reintervention in the history. And why there is a need of reintervening in the history? Because there is no intervention in the history of the upper caste from the below. So therefore, Dr. Babasaheb Ambedkar has done the intervention in the history, and he has done the intervention for what purpose? बाबासाहेब अंबेडकर ने इतिहास लेखन करते वक्त हस्तक्षेप किया है. क्यों हस्तक्षेप किया बाबा साहब अंबेडकर ने? क्योंकि जो इतिहास लिखा गया था उस इतिहास में
इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति, इस देश की घुमंतु जनजाति के लोग, इस देश के ट्राइबल संप्रदाय के लोग, इनको कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि इतिहास लेखन केवल उच्च वर्ग के लोगों का किया जाता था। इसलिए इस वक्त किसी ने तो भी हस्तक्षेप करना जरूरी था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां पे री इंटरवेंशन करने का काम किया। रिवाइजिंग द हिस्ट्री, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट द अम्बेडकराइट हिस्टोग्राफी। व्हेन आई एम टॉकिंग द फीचर्स ऑफ द अम्बेडकराइट हिस्टोग्राफी, इसमें हमें यह भी जरूरी रिवाइजिंग, इतिहास की उजड़नी करना जरूरी है। वी नीड टू रिवाइज द हिस्ट्री। Why we need to revise history? Because it is observed that the downtrodden are never been recorded in the history, and it is said that no documents, no history. And if it is no documents, no history, then at this juncture of time, we need to revisit and revise the history. हमें आपल्याला इतिहासाची पुनरुजळणी करणं गरजेचं आहे. आणि ही पुनरुजळणी कशाला करायची आहे? ही यासाठी करायची गरज आहे आपल्याला, कारण ही पुनरुजळणी केल्यानंतर आपण त्या इतिहासामध्ये जर नोंदलेलो नसू, तर ते नोंदवण्याचं काम, ती उजळणी करण्याचं काम इतिहासाच्या माध्यमातून होतं. उजळणी ज्यावेळेला आपण करतो त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की इतिहासामध्ये आपण कुठेही नाही आहोत आणि आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने मांडलेलं आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांचं उत्तर देणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्यामुळे इतिहासाची उजळणी करणं, पुनरुजळणी करणं हे गरजेचं आहे. रॅशनॅलिझम इज बेसिकली द फीचर ऑफ अम्बेडकराइट हिस्ट्री. रैशनलिज्म का मतलब होता है बुद्धि प्रामाण्यवाद. बुद्धि प्रामाण्यवाद का मतलब क्या है, यह हमें समझना जरूरी है. तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको इतिहास का लेखन, अगर आपको किसी भी बात पर भरोसा करना है तो मैं कह रहा हूं इसलिए आप मत करो. आप उस बात पर भरोसा इसलिए करो क्योंकि वह बात आपकी बुद्धि को समझ में आती है और उसे आप साइंटिफिकली, शास्त्रीय शुद्ध दृष्टिकोण से प्रूव कर सकते हैं. तो यह बात महत्वपूर्ण है जिसे हम रैशनलिज्म कहते हैं. Rationalism is the base of Ambedkarite historiography, because all the history that is written in the history in the past in India, from the ancient period, from the medieval period that we observe, that the history is not based on the rationalist point. See, basically the origin of Chaturvarnya, the 10th Yamana of the Rugveda Veda, that is Purusha Sukta, is not rational at all, because it is based on the falsehood. Said that it is divine, it is God ordained. Purusha Sukta is God ordained, therefore this Chaturvarna has to be accepted by all. So the history that is been put forth before us is not a rational history. जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्धि ब्राह्मण्यवाद का इतिहास में अभाव है. चातुर्वर्ण पद्धति का उगम हुआ है वेदों से. वेदों में ऋग्वेद होता है. ऋग्वेद में जो 10वां अध्याय है उसमें जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण की कैसे निर्मित हुई इसके बारे में कहा गया है. और जब उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने बोला कि यह जो वेद है ये पुरुष ने या स्त्री ने नहीं लिखा है, तो ये भगवान ने लिखा हुआ है. और इसकी वजह से ये देव ने ये सिद्धांत दिया है कि ये चातुर्वर्ण समाज में होने चाहिए. क्या ये बुद्धि प्रामाण्यवाद के आधार से हो सकता है? क्या केवल एक पुरुष 4 लोगों को जन्म दे सकता है जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है? तो यह जो मिथक है इतिहास में, यह मिथक जिसके ऊपर 3500 साल से ज्यादा हम लोग जीते आ रहे हैं, इस देश की जाति व्यवस्था जीती आ रही है, यह सब गलत बात है. यह बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रूफ किया, इसलिए अम्बेडकराइट हिस्टोग्राफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिलोकेटिंग द बैकवर्ड कास्ट इन द डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस. रिलोकेशन का मतलब क्या है? इतिहास में अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जिसे हम इतर मागास वर्ग मराठी में कहते हैं, इन लोगों को रिलोकेट करना काफी जरूरी है. ये रिलोकेशन का मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करो. जब गेल ऑमेट नाम की एक बहुत सारी ऐतिहासिक विदुषी उन्होंने लिखा था, या फिर सुमित सरकार ने लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पिछड़े जाति के लोग थे भी और नहीं भी थे, ये गेल ऑमेट का विधान है. और जब सुमित सरकार को हम पढ़ते तो उन्होंने भी इस तरह से शंका कुशंका निर्माण की है कि पिछड़े जाति के लोग थे या नहीं थे. लेकिन जब हम देखते हैं कि इस देश के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में तंट्या भील का ही उतना योगदान है जितना कि ट्राइबल अपराइजिंग का योगदान है, उसी तरह से इस देश के इतिहास में बापू भांगरे का भी योगदान है. इस देश के इतिहास में झलकारी बाई का भी उतना ही योगदान है. अगर इनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है तो इन लोगों को इतिहास में क्यों नहीं दिया गया?
See, relocating the backward caste and depressed classes in the history is an important point. Some of the historians, like many scholars, have said that the backward castes have not contributed in the Indian independence. It is not so. It is not so. I reiterate and say that many of the scheduled caste and scheduled tribe peoples have lost their life. They have lost their life. They were hanged till death. I have got an empirical data that can say that 600 peoples, that empirical names are also there with me, stating that in Uttar Pradesh, they were hanged till death. And therefore, we can safely say that the backward caste and depressed classes have contribution in the history. Therefore, this relocation of the backward caste and depressed classes in the history is an important point, which is studied in the Ambedkarite historiography. This is an important point. Human-centric history. Is history a human-centric history? That is an important point that we need to understand. मानव केंद्रीय इतिहास होना काफी जरूरी है. इस देश का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह मानव केंद्रीय इतिहास नहीं है. तो यह इतिहास क्या है? यह इतिहास केवल उच्च वर्णियों के तरफ केंद्रित होता है. जैसे कि हम कहते हैं कि क्षत्रियों का इतिहास लिखा गया है, वैश्यों का इतिहास थोड़ा बहुत लिखा गया है, ब्राह्मणों का इतिहास लिखा गया है, लेकिन इस देश के पिछड़ा वर्ग का इतिहास कहाँ है? इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का इतिहास क्या है? इस देश के घुमंतु जनजाति का इतिहास क्या है? So the human-centric nature of the history was absent in the Indian history. This is an important point that I would like to submit. So therefore, in order to understand all these points, we need to understand the Indian history has so many lacunas. And these lacunas can be studied by Ambedkarite historiography. This is an important point that I am humbly submitting over here. The history that was written in due course of time was not human-centric. It was not relocating. It was not giving any space for the scheduled caste, scheduled tribe in the history. This is the important point that I am saying. So therefore, Ambedkarite historiography intends an human-centric history. This is an important point. Another important point is breaking the hegemony of the ethnocentric classes. This is an important point. As you can see over here, या देशामधल्या स्वसमूहता श्रेष्ठत्ववादी लोकांचा जो काही स्वसमूहता श्रेष्ठत्ववाद आहे, त्या स्वसमूहता श्रेष्ठत्ववादाला मोडून काढण्याचं काम आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीने केलेलं आहे. इस देश में जो कुछ भी उच्चवर्णीय लोगों ने इतिहास लेखन पद्धति विकसित की है, जिस इतिहास लेखन पद्धति में इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, घुमंतु जनजाति के लोग, इस देश के आदिवासी लोग, जिनको उन्होंने आज तक लिखा नहीं है, उन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठत्ववाद यहाँ पे निर्माण किया है. इस सर्वश्रेष्ठत्ववाद को तोड़ने का काम अम्बेडकराइट हिस्टोग्राफी ने किया है. ये मैं महत्वपूर्ण सबमिशन यहाँ पे करूंगा. और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहूंगा कि यूज ऑफ ऑक्सिलरी साइंसेस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, एंथ्रोपोलॉजिकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, हिस्ट्री फ्रॉम द बिलोज एंड हिस्ट्री ऑफ द अनरिकॉर्डेड, मार्जिनलाइज, एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इतिहास में विभिन्न सहायकारी शाखाएं रहती है. इन विभिन्न सहायकारी शाखाओं का अभ्यास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया. आज का मेरा जो वक्तव्य है, आज का मेरा जो मंतव्य है, वो मंतव्य है अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति, बाबा साहब अम्बेडकर का लेखन और उनका मंतव्य या उनका वक्तव्य. इस मद्देनजर को रखते हुए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ. जो काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग्स और स्पीचेस का मैं स्टडी करके यहाँ पे बात करने वाला हूँ. सो द ऑक्सिलरी साइंसेस आर यूज्ड बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. सोशल writings of Dr. Ambedkar, political writings of Ambedkar, economic writings of Ambedkar, cultural, religious, anthropological, legal, administrative, constitutional, all these different aspects are being covered in the historiography, which is Ambedkarite historiography. In order to understand what is Ambedkarite historiography, we need to know what are the basic pillars of Ambedkarite historiography. And in that consideration, we need to know that Ambedkarite historiography is widely developed and it has got the scope which is covering the social, political, economic, cultural, religious, anthropological, legal, administrative, constitutional history. This is a humble submission that I am explaining over here. मैं यहाँ पे जो मंतव्य कर रहा हूँ या वक्तव्य कर रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ. इस देश के इतिहास में जिन्हें हम इतिहासकार मानते हैं, क्या वो सही मायने में इतिहासकार है? क्या उन्होंने इतिहास लेखन करते वक्त जो उनकी विभिन्न शाखाएं रहती है, सहायकारी शास्त्र रहते हैं, क्या उन सहायकारी शास्त्रों का अभ्यास करके उन्होंने लिखन किया है? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में एकमेव ऐसे इतिहासकार है. एकमेव यह शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखान है, जो महाराष्ट्र शासन, नई दिल्ली
और बहुत सारी जगहों से प्रकाशित हुआ, यहां तक कि लंदन के तरफ से भी यह प्रकाशित हुआ है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऑक्सिलरी साइंसेस का उपयोग किया, यह मैं कहना चाहूंगा। 22,000 पन्नों का बाबा साहब अंबेडकर का मंतव्य है, लिखान है, उनका वक्तव्य है। और उस वक्तव्य में सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एंथ्रोपोलॉजिकल, जिसे मानववंश शास्त्र कहते हैं, विधि, प्रशासकीय, संविधानिक, इन सभी बाबी को उन्होंने यहां पर डालने की कोशिश की है। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इतका थोर इतिहासकार या भारतामध्ये अद्यापपर्यंत झालेला नाही, हे मी महत्वाचं इंटरप्रिटेशन या ठिकाणी करतोय। आणि ते ह्यासाठी करतोय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही इतिहास लेखन केलेलं आहे, या इतिहास लेखन पद्धतीमध्ये सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानववंशशास्त्र, त्याच्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, प्रशासकीय आणि संवैधानिक या सर्व बाबींचा, या सर्व सहाय्यकारी शास्त्रांचा अभ्यास करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतिहासाचे लेखन केलेलं आहे। हे या देशातला कोणताही इतिहासकार आतापर्यंत करू शकला नाही, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे। 22,000 पानांहून अधिक पानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनाची आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांची आतापर्यंत प्रकाशित झालेली आहेत, हे मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं। या देशामधला कोणताही इतिहासकार असा नाहीये की ज्याने 22,000 पानांचं त्याचं लेखन प्रकाशित झालेलं आहे, ते केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं झालेलं आहे। पण असं असताना देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना इतिहासकार म्हणायला लोकांना काय समस्या निर्माण होतात, हा मला प्रश्न या ठिकाणी सांगावंसं वाटतो। आणि त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इतकं योगदान कोणाचंच नाही। ज्यांना आपण मार्क्सवादी म्हणतो, ज्यांना आपण सबाल्टर्न म्हणतो, त्यांनी 10-12 पुस्तकं लिहिली असतील, त्यांनी 100-500 पानं लिहिली असतील, पण 22,000 पानांपर्यंत या देशातला कोणताही इतिहासकार आतापर्यंत पोहोचलेला नाही। हे मी आतापर्यंत 44 पुस्तकांचं लिखाण केलेलं आहे। 100 ISSN जर्नल मध्ये माझे आर्टिकल्स आलेले, 15 देशांमध्ये जाऊन आले, मी सगळ्या देशांचा, जगाचा अभ्यास केला। त्यावेळेला मी या ठिकाणी फार सेफली सांगतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांइतका थोर इतिहासकार या देशामध्ये आतापर्यंत झालेला नाही। मग या आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीची व्याप्ती काय, ते सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानववंशशास्त्र, विधी, प्रशासकीय आणि संविधानिक। सो द हिस्ट्री फ्रॉम द बिलोज इज द idea that was taken by Dr. Babasaheb Ambedkar to a larger extent, and this idea was been coined in the England. This is an important point. Cambridge School of Thought that has been developing this idea. I am trilingual today so that many of the people can understand my presentations. History of the unrecorded and marginalized excluded community. This is an important point. See, in Marxist history we understand that haves and haves not classes are there, and haves not classes are been recorded in the industrial revolution's time, but the scheduled caste, scheduled tribe, nomadic tribe, denotified tribe are never been recorded in the Indian history. So it is a history of the unrecorded, marginalized, excluded communities. This is we need to understand. मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धतीचा ज्यावेळेला आपण अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की आहेरे आणि नाहिरे वर्ग आहे, मजूर वर्ग आहे, मालक वर्ग आहे, त्यांचा इतिहास लिहिला गेलाय, दास कॅपिटल आहे, त्यांचा क्लास कॉन्फ्लिक्टचा थिअरी याचा सिद्धांत आहे आणि त्यांना मांडण्यात आलेलं आहे। परंतु या देशाच्या इतिहासामध्ये हजारो वर्ष या देशातल्या अनुसूचित जाती, जनजाती, इतर मागासवर्गीय, भटकाविमुक्त जनजातीच्या लोकांना मांडलेलं नाहीये आणि त्यामुळे हा बहिष्कृत लोकांचा इतिहास आहे, हा काठावरच्या लोकांचा इतिहास आहे, इतिहासात न नोंदवल्या गेलेल्या लोकांचा इतिहास आहे। हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की हा जनसामान्यांचा इतिहास आहे, जो नवीन टर्मिनॉलॉजीज मध्ये आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे। नाउ अंडरस्टँडिंग डॉक्टर आंबेडकर इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? आंबेडकराइट historiography, when you need to understand at that particular juncture of time, we need to understand what Dr. Ambedkar has written. I reiterate and say that 22,000 pages are there that Dr. Ambedkar has written, and his speeches are there, and it has been published by Government of Maharashtra, New Delhi and London and various other places. It is in the public domain. This tells that Ambedkarite historiography's scope of writing history is extended for the social, political, legal, constitutional, religious, educational, anthropological, legal, constitutional, all the aspects are there. And what are the books? Caste in India, Annihilation of Caste. So Dr. Ambedkar has exposed the caste system in India. This is an important submission that I am going to make. And I am going to come back to an important point and say over here is that Ambedkarite historiography is an important trend that is developed in India in colonial rule and in post-colonial rule. This is a humble submission that I am making. I have seen the syllabus of various universities
And then I've understood that the research methodology paper that is there in the various universities does not consider Dr. Ambedkar as an historian. It's an important point. Does not consider Ambedkarite historiography as a separate school of writing history. Why is this happening so? Why we are confined in the UGC syllabus also, and in the syllabus that is there in the various university that says that historiography trends that are developed in the colonial rule are Orientalist school. Those who are Indologists, they are also covered in that. Then empiricist school, empiricist historiography, that is colonial historiography. Then nationalist historiography, Marxist historiography, subaltern historiography, neo-Marxist historiography. These are the various trends in Indian historiography. Then why Dr. Babasaheb Ambedkar's trend of writing history, that is Ambedkarite historiography, is considered? This is an important submission that I would like to make. See, everybody has their limitations. Nationalist historians have never written about the issues of the caste. Marxist historians are been confined to the writing the history of the basically the people of the worker class. At this juncture of time, Ambedkarite historiography comes and talks about the Chaturvarna system, caste system, linguistic systems, political systems, and it exposes all the myths that are there in the history. This is an important submission. Well, the subaltern historians that are there in India, okay, these subaltern historians have not written on Dr. Babasaheb Ambedkar, Periyar, Mahatma Jyotiba Phule to a larger extent as they could have written. Though we consider Ranjit Guha as an important pioneer in the India for writing the subaltern historiography, it is not true. Prior to him, we find that 1840 and 1840 onwards, Mahatma Jyotiba Phule have written the subaltern historians. He has written about the peasants. He has exposed the religious myths. He has exposed the myth of the Bali. He has exposed the myth of the Vamana. He has exposed everything. Shetkaryache Asud, Gulamgiri. All these things has been written by him. Then how we can say that subaltern historiography has been written by Ranjit Guha and other peoples? That is their history. So we need to revisit, relocate, revise, restructure the history on the footings of Ambedkarite historiography. When we go ahead with that, then we understand the issues in the Indian scenario are different, and the issues in the European scenarios are indifferent. So therefore, the trends that are developed in India, that trend is one of the important trend is Ambedkarite historiography. This is a humble submission. This lecture will talk about the various aspects of Ambedkarite historiography, the scope of Ambedkarite historiography. The social aspect. See, G.S. Ghuri and Ketkar has written about caste system. A.L. Basham has written about caste system. But where is the nationalist historians? Have they written about the caste system? Have they written about the annihilation of the caste? This is an important submission. Have the Marxist historian or the subaltern historians have taken up the cause of caste? Have they discussed the course of the caste system? Have they discussed the course of annihilation of caste in the Indian history? Have they depicted to a larger extent the way they should have written and exposed it? Because caste system is an integral part of the Indian social system. It is a stigma on the Indian social system, as been said by Dr. Ambedkar. And if they have not written, then it is injustice with the history. It is injustice with the history. It is injustice with the history writing and historiography also. It is biased towards history. This is important submission that I would like to make. Dr. Babasaheb Ambedkar in Annihilation of Caste, my book was published in the Mauritius University, has said that the entire religious scripture that is there in India, it should be abandoned. And when it is abandoned, then and then the caste system will be removed from the society. या देशाच्या इतिहासामध्ये ज्या पद्धतीने आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीचा आपण अभ्यास करतो, भारतातील जाती बाबासाहेब आंबेडकरने लिहिलेलं आहे. जे भाषण त्यांचं होतं जातीप्रथेचा अंत जे प्रकाशित झालेलं आहे, त्याचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो तर आपल्याला लक्षात येतं की जातीच्या प्रश्नावरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी
आणि आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीमधल्या महत्त्वाच्या लोकांनी ज्या पद्धतीने त्याचं महत्त्वाचा अन्वयार्थ लावलेला आहे, त्या पद्धतीचा अन्वयार्थ या देशामधल्या राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी, पौर्वात्यवादी इतिहासकारांनी, तोच महत्त्वाचा अन्वयार्थ या देशामधल्या वासाहतिक इतिहासकारांनी, या देशामधल्या आर्थिक साम्राज्यवादी इतिहासकारांनी, या देशामधल्या मार्क्सवादी इतिहासकारांनी, वंचितवादी लिखाण करणाऱ्या इतिहासकारांनी त्या पद्धतीचा डिस्कोर्स जो आहे त्या संदर्भातली जी मांडणी आहे ती आतापर्यंत केली का, महत्त्वाचा प्रश्न मला या ठिकाणी उपस्थित करायचा. आणि जर तो केला नसेल तर अशा वेळेला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हिस्टोग्राफी, ज्याला आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धती आपण संबोधित आहोत, त्यामध्ये ही चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धती ही अत्यंत महत्त्वाची. आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धती समजून घेण्यासाठी आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय लिहिलंय समजून घेणं गरजेचं आहे. केवळ ॲनालिशन ऑफ कास्ट बोलून चालणार नाही, पण कास्ट इन इंडिया काय आहे आपल्याला समजून चालणं. त्याही पुढे बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेटिंग फॉर व्हिसामध्ये अनटचेबिलिटीला ज्या पद्धतीने अस्पृश्यतेला एक्सपोज केलं ते देखील समजून घेणं गरजेचं आहे. वी डोंट रीड आंबेडकर, वी डोंट अंडरस्टँड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, and we say that we understand what is Ambedkarism, and we say that we know what is Ambedkar, and we say that we know what is Ambedkarite historiography. This is false. It is a duty of an historian, an academician like me, to explain what is historiography. That is Ambedkarite historiography. So, as far as the social issues are concerned, Ambedkar has written about the caste in India and annihilation of caste is important. Then when we try to understand about the political history, at that juncture of time, Dr. Babasaheb Ambedkar has covered on the linguistic states. As we all know that the issues of linguistic problems are the serious problems. And Dr. Ambedkar has written on thoughts on linguistic states, which has been published by Government of Maharashtra in the volume 1. That is part 2 of the volume 1. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ सामाजिक इतिहास लिहिला नाही, तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या ठिकाणी इतिहास लेखन करत असताना या देशातल्या भाषिक राज्यांचा देखील इतिहासाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. सो वेन वी आर स्टडिंग अँड अनालायझिंग द लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी कॅनॉट फॉरगेट द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हू हॅज गिवन अ न्यू डायमेन्शन टू अंडरस्टँड what is linguistic problems, what are linguistic minorities, what are linguistic majorities, and how the state has to be divided on this linguistic states on the basis of the language. This is important. So what is that writing? The writing says that linguistic states, Maharashtra as a linguistic province, need for checks and balances. Thoughts on linguistic states. बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषावाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण लिखान किया. हम उन्हें केवल पिछड़े जाति के लोगों का मसीहा मानते हैं. क्या यह बात हमें समझना जरूरी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व है और इस बहुआयामी व्यक्तिमत्व में केवल पिछड़े जातियों के संदर्भ में इतिहास में लेखन पद्धति में विकसित नहीं किया है, तो उन्होंने इस देश की भाषावाद के संदर्भ में भी बात किया. इस देश के संप्रदायवाद के संदर्भ में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया. इस देश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इन अल्पसंख्यक लोगों के लिए इस देश के संविधान में आर्टिकल 29 से होके जो आगे के जितने भी 29, 30, 31, 32, 33 जो आर्टिकल्स है, जो संविधान में अनुच्छेद है, उनकी निर्मिति बाबा साहब अम्बेडकर ने की है. तो यह भी समझना हमें जरूरी है कि संवैधानिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब भी बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है. तो यह भाषावाद के संदर्भ में हमें इसकी व्याप्ति जो है अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति में व्याप्त होती है. महत्वपूर्ण आगे हम बात कहेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में. बाबा साहब अम्बेडकर में एक बात महत्वपूर्ण की, उन्होंने केवल किसी एक व्यक्ति को इतिहास में श्रेष्ठ मानना और उसी के तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना और वो जो कहता है उसे अंतिम सत्य मानना, इस बात को हमेशा विरोध किया है. और इसलिए उन्होंने कहा है कि ऑन द हीरो एंड द हीरो वर्शिप ही हैज रिटन अबाउट रानडे, गांधी एंड जिना. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिरो आणि हीरो वर्शिप या संदर्भामध्ये जेव्हा लिहिलं तेव्हा रानडे, गांधी आणि जिनांच्या संदर्भात लिहिताना सांगितलेलं आहे की थोर व्यक्तींचा आपण आदर सन्मान करणं गरजेचं आहे, ते ठीक आहे, परंतु थोर व्यक्तींमुळे इतिहास बदलत नसतो, हे देखील बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे. त्यांची तत्व, त्यांची नीती ही काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीचं बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखाण केलं. बाबासाहेब आंबेडकर इतिहास लेखन करत असताना बाबासाहेब आंबेडकर थोर पुरुषांचा
चरित्रांचा अभ्यास म्हणजे इतिहास ही जी काही व्याख्या त्या कालखंडात विकसित झाली होती, त्यावेळेला बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की ही जी हिरो वर्शिप आहे ही आपण कुठेतरी संपुष्टात आणली पाहिजे. थोर व्यक्तींना अंतिम मानणं संपुष्टात आणलं पाहिजे, कारण थोर व्यक्ती अंतिम नसतात, अंतिम असतं समाज परिवर्तन, आणि अंतिम समाज परिवर्तन करण्यासाठी आपल्याला चळवळ निर्माण करणे गरजेचे आहे. बाबासाहेब अशा पद्धतीची मांडणी करतात, जे व्हॉल्यूम 1 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग इन स्पीचेसमध्ये हे आलेलं आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी सांगतो. सो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सेड दॅट द हिरो वर्शिप should not be done in any kind of a history. So this is what we need to understand, that hero worship is not ultimate. Ultimate is equality, liberty, fraternity and social justice. These are the principles that are given by that great personalities. And we need to bow before this equal liberty, fraternity, social justice. These are the human franchise. So such kind of a theorization of history has been done by Dr. Ambedkar in the political history. This we need to understand. Again, trying to understand about the constitutional history. See, these are 22,000 different pages of Dr. Babasaheb Ambedkar. I cannot complete within one lecture about all these things. But those who feel that they need to write on Babasaheb Ambedkar and Ambedkarite historiography, then they need to explore these areas. Whereas the constitutional history is considered, what is constitutional history? Constitutional history is something after 1857. What happened? Yeah, I am in English and I am in Marathi. What I am talking in English, I am interpreting in the Marathi also, because of Maharashtra people need to understand that, so I am there in that particular aspect. The constitutional history that is there in written in India, that constitutional history starts from the 1857, then transfer of power to the Queen's proclamation, it goes to the British, and then we find that slowly the constitutional reforms were done in India. Adult franchise, right to vote, this is what important aspects towards the democratization in India. And in that particular aspect, in the constitutional history of India of the reservation, Dr. Babasaheb Ambedkar played a very important role. And that role we can understand his role by understanding the evidence before the South Borough Franchise Committee, which is there in the part 4 of the volume 1 of Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches Committee. Apart from that, he has written Federation versus Freedom. So what can be the scope of freedom? This is an important point, that is important. And then he talks about the communal deadlock and the way to solve it. There are majorities, there are minorities in the society, and there is always a conflict between the majority and the minority in all the nations. And how to resolve these issues of the majorities and the minorities is been explained by Dr. Ambedkar in his States and Minorities. So I have discussed about Dr. Babasaheb Ambedkar's social historiography, political historiography, and I am discussing about the constitutional historiography. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संवैधानिक इतिहास लेखन पद्धतीचा जब अपन अभ्यास करतो, जब हम उसका पढ़ाई करते हैं, तब हमें यह समझ में आना जरूरी है कि साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमीशन के सामने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने सबके सामने यह कहा था कि हमें नागरिकत्व के अधिकार दीजिए. तो इसका मतलब यह होता है कि 3,500 सालों तक या हजारों सालों तक इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नागरिकत्व का अधिकार नहीं था. लोगों के साथ में, शहर में, गांव में रह गुजर करने का, उनके साथ में रहने का अवसर नहीं था, शिक्षा का अवसर नहीं था. और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त स्वतंत्र मतदार संघ की, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कहते हैं, वो कहते हैं. तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा आरक्षण का, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी कि ये रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है. बाबा साहब अम्बेडकर आगे गांधी जी से जो उनकी 3 मुलाकात हुई थी, उसमें वो एक बार कहते हैं कि गांधी जी, आई डू नॉट हैव माय ओन मदरलैंड. गांधी मला मातृभूमी नाही, बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, कारण या देशामध्ये एक देश असा आहे की जो सवर्णांचा आणि एक देश असा आहे की जो सवर्णांचा आहे, आणि दुसरा देश असा आहे की जो या देशामध्ये राहून देखील त्यांना या देशातल्या नागरिकत्वांचे अधिकार नाहीत, अशा अस्पृश्यांचा देश आहे, जो बहिष्कृतांचा देश आहे. ही जी मांडणी आहे, ही या देशाच्या सामाजिक इतिहासाचा अभ्यास करताना एक महत्त्वाची मांडणी आहे. जी मांडणी या देशामधल्या कोणत्याही स्वातंत्र्य आंदोलनामधल्या महत्त्वपूर्ण नेत्यांनी त्या कालखंडामध्ये केली नव्हती, आणि सांगितलं होतं की देयर इज अ नेशन विदिन अ नेशन, दॅट डॉक्टर आंबेडकर हॅज स्पोकन. सो द स्कोप ऑफ अंडरस्टँडिंग आंबेडकराइट हिस्टोग्राफी एक्सटेंड्स टू व्हॉट? एव्हिडन्स बिफोर द साउथ बोरो कमिटी, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, communal deadlock and way to solve it in the states and the minorities. This is volume 1, that is in part 5. See, many people are talking only on what? Small holdings in India. They are talking on the problem of rupee.
But have they only understood that Mr. Russell and the reconstruction of the society? When you understand Dr. Ambedkar, you need to understand that you have to wholeheartedly study the entire volumes of Dr. Babasaheb Ambedkar writing speeches, which are the original sources. Important point. When you are understanding small holdings in India, those who are doing the research on the agriculture and the issues of the farmers in India, they should always refer to the small holdings in India. They should always refer to that. And when the question of the reconstruction of the society comes, they should refer to the Russells and the reconstruction of the society. It's Dr. Babasaheb Ambedkar who has written extensively on history. He has used all the auxiliary sciences of history. And when we understand all the auxiliary sciences utilized by Dr. Ambedkar, then we understand that this is a separate school of thought, that is Ambedkarite school of thought. This is a separate school of historiography, that is Ambedkarite school of historiography, about which there is a need of giving an academic deliberation, which has been given by very few people in India, and I am one of them, where I am interpreting the Ambedkarite historiography in a new manner, by way of writing Dr. Babasaheb Ambedkar's history. When we are trying to understand Dr. Babasaheb Ambedkar and its contribution in the economics and the judiciary, at this juncture of time, we are understanding only what? Dr. Babasaheb Ambedkar and problem of rupee and ancient Indian commerce. That's all. Have you understood what is Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution in the formation of the budget in the Bombay legislature? This is an important point. On 24th February 1927, 21st February 1928, 2nd March 1938, 21st February 1939, Dr. Babasaheb Ambedkar has observed on the budget. आपण जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल बोलायला जातो त्यावेळेला हम लोग जब बात करते बाबा साहब अम्बेडकर, तो हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, बाबा साहब ने ये लिखा है, वो लिखा है, और बाद में हम चुप बैठ जाते हैं. लेकिन हमें यह भी मालूम होना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे देश में जो अंदाज पत्रक कहते हैं, जिसे हम बजट कहते हैं, उसके संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले बात किया था. बाबा साहब अम्बेडकर जब राज्यसभा में विरोधी पक्ष के तहत जहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो बजट पे एनालिसिस करते थे. तो यह समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब आर्थिक इतिहास को जब हम समझते हैं, तो आर्थिक इतिहास में बजट का किस तरह से एनालिसिस करना जरूरी है और किसने किया है, इसका आदर्श उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने, जो कि 1927, 1928, 1938, 1939 में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था. फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 अगस्त 1929 को बात की थी. ग्रांट्स ऑफ फॉर एजुकेशन के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर 1927 पे बात की थी. जो आज हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो आज हम फ्रीशिप की बात करते हैं, कब हुआ यह सब मसला? यह मसला बाबा साहब अम्बेडकर ने फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 28 अगस्त 1939 को चर्चा में लाया था. यह समझना काफी जरूरी है. बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए उतनी सोच होनी जरूरी है. उन्होंने जो लिखा है, उनका जो मंतव्य, उनका जो लिखान है, उनका जो वक्तव्य है, उसे पढ़ना जरूरी है. जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर को, अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति को समझ नहीं पाएंगे. यह महत्वपूर्ण सबमिशन में यहां पे कर रहा. केवल बाबा साहब अम्बेडकर इसके बारे में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है. शिक्षा के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे संशोधक यह कहते हैं, क्या कहते हैं वो? यह कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, लिबरल क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और उसके आगे हमें कुछ मालूम नहीं है. मालूम नहीं है क्योंकि आपने मालूम करने की कोशिश नहीं की. यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है. Those who say that Dr. Ambedkar has formed Bahishkrit Hitkariणी Sabha, primary education given, depressed classes education society formed by Dr. Ambedkar, primary education given, Bahishkrit Hitkariणी Sabha, then secondary education was given, and then People's Education Society formed in 1945 by Dr. Ambedkar, higher education was given. It's not so. We need to understand that apart from that, Dr. Ambedkar has done lot. The Bombay University Act Amendment Bill, 27 July 1927, the Bombay University Act Amendment Bill, 1st October 1927, 3rd October 1927, 5th October 1927. Read it. It's available in the Government of Maharashtra Writing and Speeches Committee of the Volume 1, Volume 2, Part 1, where you can understand all these things. I can give you a number of references.
मी तुम्हाला सांगू शकतो की बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्राथमिक शिक्षकांवरती पण बोललेलं आहेत आणि विद्यापीठीय शिक्षणावरती बोललेलं आहेत. बॉम्बे प्रायमरी एज्युकेशन ऍक्ट अमेंडमेंट बिल 21 एप्रिल 1938. डॉक्टर आंबेडकर has spoken about the primary education act on 30th April 1938, 30th April 1938. So he has all talked about that. So when you are writing Dr. Ambedkar as an educationalist, don't write by sitting on the periphery. वरपांगण उथळ पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीला इंटरप्रिट करण्याचा प्रयत्न करू नका. अभ्यास करा आणि ते मांडण्याचा प्रयत्न करा. तेव्हा तुम्हाला समजेल की आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीमध्ये शिक्षण क्षेत्राचा देखील अंतर्भाव आहे आणि त्या कालखंडामध्ये जे बहुजन होते, वंचित होते, शोषित होते, जे शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहापासून दूर होते, त्यांना या शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम हे आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धतीमध्ये केलेलं आहे. हम ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व महात्मा ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने बोला था कि प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है और वो कंपलसरी देना चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए. लेकिन क्या हमें यह मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे प्राइमरी एजुकेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 21 अप्रैल 1938, 30 अप्रैल 1938 की इसके बारे में चर्चा की थी, गुफ्तगू की थी, बात की थी, जुस्तजू उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया था. तो ये जो मसला है, इस मसले को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगी कि आंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति क्या है. हेरिडेटरी ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल, यह जो सब विधि का इतिहास है, विधि शास्त्र का इतिहास है. इस इतिहास में महत्वपूर्ण बात जब हम कहते हैं तो यह महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है. तो बॉम्बे हेरिडेटरी ऑफिसर्स एक्ट आर देयर, अबॉलिशन ऑफ खोती सिस्टम, जो इस देश के इतिहास में एग्रीकल्चर और फार्मर्स के संदर्भ में इतिहास लेखन पद्धति करना चाहेंगे. उन्हें यह समझना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का 17 सितंबर 1937 का जो वक्तव्य है, उनका जो सबमिशन है, वो काफी महत्वपूर्ण है. 17 सितंबर 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो खोती पद्धति थी, जिसके तहत इस देश के अनुसूचित जाति की जो लोग जो कोकन में रहते थे, उनका बहुत बड़ा शोषण किया जाता था, आर्थिक शोषण किया जाता था, उनको कूल करके वहां पे उनका शोषण होता था. इसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा. मेरा यह सवाल है, इस देश की वंचितवादी इतिहासकार जो है, जिसे हम सबाल्टर्न हिस्टोरियन कहते हैं, क्या सबाल्टर्न हिस्टोरियन का काम नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 सितंबर 1937 को जो काम किया है, खोती पद्धति को निर्मूलन करने के लिए जो बिल वहां पे पेश किया है, इसका मुआवजा लेना उनका क्या कर्तव्य नहीं था? उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि सबाल्टर्न हिस्टोरियंस, इस देश के वंचितवादी इतिहासकार जो है, इस देश के वंचितवादी इतिहासकार जो उच्च वर्ग के जाति को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को और अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन धारा और विद्या पद्धति को विकसित नहीं किया. यह महत्वपूर्ण मैं वापस सबमिट कर रहा हूं. मैं जो यह वक्तव्य कर रहा हूं, यह वक्तव्य बहुत पढ़ाई करने के बाद में कर रहा हूं, कि मुझे मालूम है कि इस देश के मार्क्सवादी इतिहासकार, इस देश के सबाल्टर्न इतिहासकार, इस देश के साम्राज्यवादी इतिहासकार, इस देश के राष्ट्रवादी इतिहासकार, इन पर आलोचना अम्बेडकरवादी इतिहासकार होने के तहत हम लोग कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति के द्वारा. क्योंकि इतिहास में हमें आप लोगों ने कभी दर्शाया नहीं. यह महत्वपूर्ण बात आता है जब हम पढ़ाई करते हैं अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति में. जो आज की तारीख में पढ़ाई करिए विलेज पंचायत बिल्स के बारे में, हम लोग ये बहुत बात कर रहे हैं कि ये जो ग्राम स्वराज की बात है, ग्राम पंचायत की बात आ रही है, इसका बिल, और इसके तहत बात किसने की थी? तो अम्बेडकर जी ने बात की थी, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ चुका है. 6 अक्टूबर 1932, 10 फरवरी 1933, 13 फरवरी 1933, 24 मार्च 1933, when Dr. Ambedkar has spoken about the village panchayat bills, he has talked about the local boards of act amendment bill, smallholders relief bill, smallholders relief bill. And then we try to understand that Dr. Ambedkar has not talked about only this. He has talked many things. Bombay Police Act Amendment Bill also been talked by Dr. Ambedkar on 29 April 1938. On the City of the Bombay Municipal Act Amendment Bill, Dr. Ambedkar has, जो मुंबई महानगर पालिका के संदर्भ में इतिहास कर रहे, या फिर महानगर पालिका के इतिहास के संदर्भ में इतिहास कर रहे, उसके संदर्भ में सिटी बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट अमेंडमेंट बिल 3 मई 1938 को जो आया था, उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वक्तव्य और मंतव्य किया था, जो काफी महत्वपूर्ण है, पिछड़े जाति, जनजाति, घुमंतु प्रवर्ग के लोगों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण वक्तव्य उनका है, तो वो समझना काफी जरूरी है. तो इस तरह हमें समझ में आना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने
बहुत इंपॉर्टेंट बात की। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था जब मैंने बात किया था कि 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब वहां पे देश की जो कामगार मंत्री बने, तब उन्होंने महिलाओं के लिए, जो गरोदर महिला रहती है, बालंत महिला रहती है, उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बिल लाया था। और किसी ने कहा था नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के पहले 1928 में किसी ने और लाया था। तो होता क्या है कि इतिहास में झूठ बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि लोगों को लगना चाहिए कि वो सच है। मैं आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कब क्या कैसी बात की। ये देखिए, ये जो मैटरनिटी बेनिफिट बिल यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद आपको। ऑन द मैटरनिटी बेनिफिट बिल 28 जुलाई 1928 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी भूमिका जो थी वो पहले ही निषेध कर दी थी। इसलिए 1942 में बाबा साहब ने कहा और भारत के संविधान के आर्टिकल 42 में इसकी जो चर्चा की और उन्होंने जो अनुच्छेद लाया कि महिलाओं को प्रसूति कालखंड में उनको भरपगारी रजा देनी चाहिए। यह बात जो की थी, इसका जो मसला था, इसकी जो शुरुआत थी बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 जुलाई 1928 को की। हमें समझनी चाहिए इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। जब हम इस देश की न्याय व्यवस्था का इतिहास देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था में केवल और केवल उच्च वर्गीय लोगों का पढ़ाई किया जाता था। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महत्वपूर्ण मंतव्य और काम किया है, उन्होंने कहा कि सेपरेट इंडिपेंडेंस ज्युडिशरी होना चाहिए। मतलब हर तरह के, मी मराठीतून सांगतो मग इंग्लिशमधून बोलतो, म्हणजे एकच गुन्हा केला असेल तर त्या गुन्ह्यासाठी वेगवेगळ्या शिक्षा असायच्या। म्हणजे एखाद्याची हत्या केली तर त्या हत्येसाठी अस्पृश्याला वेगळी शिक्षा, इतर मागासवर्गीयाला वेगळी शिक्षा, वैश्याला वेगळी शिक्षा, क्षत्रियाला वेगळी शिक्षा आणि ब्राह्मणांना मात्र शिक्षा नसायची। मतलब एक ही अगर किसी ने गुनाह किया होगा तो उस गुनाह के लिए अछूत को अलग तरीके से पनिशमेंट दिया जाता था, क्षत्रिय को अलग तरीके से दिया जाता था, वैश्यों को अलग तरीके से, और ब्राह्मणों को तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती थी। क्योंकि इस देश के मनुस्मृति में, आपस्तम्भ धर्म सूत्र में, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, ये जो सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने उच्च जाति के लोगों के लिए छूट दी थी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे कहता हूं। और ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर को पता चली तो उन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इसके बारे में मंतव्य किया था 7 मार्च 1938 को। क्या हमें यह सब बातों की जानकारी है? क्या हमें यह समझ में आता है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था का इतिहास लिखते वक्त हमें बाबा साहब अम्बेडकर के इस स्वतंत्र न्याय व्यवस्था के संदर्भ में जो उन्होंने विचार विधिमंडल में पेश किए हैं, क्या हम लोग इसके बारे में कभी जान पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? क्या इस देश के सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने कभी कहा है कि इस देश के इतिहास में स्वतंत्र न्याय व्यवस्था होने की बात और इसकी पहल बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 में 7 मार्च को की थी? अगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर वो नहीं दे रहे, तो क्या सच छुप सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ द सबाल्टर्न हिस्टोरियंस, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और अदर हिस्टोरियंस or empiricist historians that are there in India, if they are not talking when they are writing about the judicial history of India, that Dr. Ambedkar was the first person who spoke about the independence of the judiciary on 5th March 1938, then why they are not talking so? Maybe they may not have studied, or maybe they have studied but they don't want to give the credit to Dr. Ambedkar. तो इतिहास वो भी होता है जो लिखा नहीं जाता, इतिहास वो भी होता है जो लोगों के सामने दर्शाया जाता है, और इतिहास वो भी होता है कि जो लोगों के सामने दर्शाया नहीं जाता। इस देश के इतिहास में बहुत सारा अन्याय पिछड़े तबके के लोगों पे हुआ है, इसलिए अंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति के माध्यम से हम इस देश की इतिहास लेखन को, इस लेखन पद्धति को विकसित करने के लिए अंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति की विशेषताएं क्या है और किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का इसमें विशेष योगदान है, इसके बारे में बातचीत करें। It's important submission that I'm making. On the creation of the separate Karnataka province, Dr. Ambedkar has said on the 4th April 1938. Assembly procedure he has said. On the industrial dispute bill, Dr. Ambedkar has observed his observations on the 15th September 1938. लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के मजदूरों की संगठना के संदर्भ में या फिर मजदूरों के लिए कुछ किया नहीं। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी इतिहास जो है, जो असत्य इतिहास है, जो मिथ्यापूर्वक इतिहास है, जो झूठ इतिहास है, जो दांभिकता इतिहास में भरी है, उसको एक्सपोज करने का काम अंबेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति में की। Those who say that Dr. Ambedkar was not a leader of the
was not the leader of the workers. It's absolutely wrong. Dr. Babasaheb Ambedkar has opposed this industrial trade dispute bill, and the two persons from the Independent Labour Party had died in the industrial trade dispute bill that Sampa that was been created. They died that particular time, and the evening there was a meeting and 80,000 people gathered together to listen to Dr. Ambedkar what is talking about the industrial dispute bill. It is the right of strike of the workers which was been denied by the government, and therefore Dr. Ambedkar said that it is a legitimate right of the people, those who are worker classes. Right to strike is a legitimate right, and therefore it was been created. And on the occasion of this industrial trade dispute bill, the meeting was organized and 80,000 people have said. How many Marxist historians and how many subaltern historians and how many nationalist historians have quoted this in their book? कितने इस देश के मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, इस देश के सबाल्टन इतिहासकारों ने, इस देश के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, इस देश के साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस बात का मंतव्य और इस बात की नोंद उनके इतिहास लेखन पद्धति में की है? मेरा यह सवाल है उन सभी इतिहासकारों को कि क्यों आप नहीं लिख पा रहे कि 80,000 लोग बाबा साहब अम्बेडकर की सभा में आते हैं और 2 लोग इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मरते हैं? तो हम यह जानना जरूरी है कि इस देश की कामगारवादी इतिहास लेखन पद्धति में भी हमारा महत्वपूर्ण रोल। क्या जरूरत थी? उस वक्त साम्यवादी पक्ष थे, तो उस वक्त हमें हमारी संगठन बांधने की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। तो जरूरत यह थी क्योंकि वो लोग अछूतों के प्रश्न नहीं ले रहे थे। जो कुशल कामगार थे अछूतों के, उनको वो अच्छे पोजीशंस में नहीं दे रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश विरोध नहीं कर रहे थे, सवर्ण लोग विरोध कर रहे थे, और ये सवर्ण लोग, उनके जो इंटरेस्ट थे वो उस वक्त के जो मार्क्सवादी या उस वक्त के जो सीपीएम की संगठन के लोग थे, उस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसी वक्त ये जरूरी था कि इस क्षेत्र में किसी ने जाना जरूरी है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इंडस्ट्रियल ट्रेड बिल को विरोध किया। 1937 में हम जब देखते तो इस स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। इस देश के कामगारवादी इतिहास को पढ़ते वक्त हमें इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि ये अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति का काम ही है कि जो लोगों के सामने नहीं लाया गया है उसको लाना जरूरी है। इसलिए ये जो इंक्वायरी कमेटी रहती है जो मजदूरों के ऊपर लगाती है, इसके संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942-46 के वक्त जब वो मजदूर मंत्री थे उन्होंने काम किया है। सो द डिस्टर्बेंसेस ऑफ द इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट 1939 he has discussed. Moreover than that, he has discussed about the War I, War II, War III, and we need to understand that Ambedkarite historiography is a historiography of the neglected people, of the people those who have not recorded in the history, of the people those history has not been purposefully put forth before all. This is the historiography where the representation is given, reinterpretation is there, revision is done, rewriting is done of the factual history is an Ambedkarite historiography. मेरे ख्याल से मैं जो मंतव्य यहाँ पे वक्तव्य कर रहा हूँ, जो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में कर रहा हूँ, ऐसे त्रिभाषा में बात करने का सामर्थ्य बहुत सारे कम लोगों में रहता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात इस पूरे विश्व के लोगों के सामने पहुंचे और इस इतिहास लेखन पद्धति को हम विकसित करना चाहते हैं। और इसी का अगला चरण हमारा यह है कि अभी हम एक मासिक लाने वाले हैं जिसके तहत अम्बेडकरवादी इतिहास लेखन पद्धति क्या है और इसके क्या क्या चरण है, इसका आयाम हम विकसित करने वाले, जो 200 या 300 पन्ने के आसपास एक हमारा मासिक हर महीने में लिखेगा, 12 मासिक निकलने वाले। और उसके बाद में जो हम 2 महीने में एक किताब लाने वाले हैं जो आईएसबीएन का रहेगा, और तीसरा आईएसएसएन का हम त्रैमासिक जो है वो रिसर्च जर्नल चालू करने वाले हैं। और ये करते वक्त ना हम किसी से पैसा ले रहे, ना किसी को कुछ मांग रहे, अपने खुद के पैसा जेब खर्चा करके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे। ये कर रहे इसके लिए क्योंकि इतिहास में पन्नों पन्नों पर उनको अलिखित रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात हम ये कर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर, as far as the constitutional history is concerned, it's a long topic. I'll stop at 8 o'clock exactly because there is another lecture which is scheduled. Ambedkar has given his evidence before the Simon Commission, that is Indian Statutory Commission. See, when the commissions came in due course of time, these commissions came for what purpose? These commissions came to decide the right to franchise, right to vote. And right to vote was to be given to whom? That was been discussed. जैसे हम कहते हैं कि साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमीशन आया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि जो इनकम टैक्स इतना इतना फलाना फलाना भरते हैं उनको
मतदान का अधिकार देना चाहिए और जो इनकम टैक्स नहीं भरते उनको नहीं देना चाहिए। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें नागरिकत्व के अधिकार नहीं, हमें नागरिकत्व के अधिकार दो। ये उत्पन्न का सवाल हमारे पास में आता है नहीं। जो नागरिक इस देश का है उसे इस देश के संदर्भ में जो लिखान किया जाता है तो उस वक्त उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें इस अधिकारों को देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आया था, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, यूनिफाइड गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इन वर्किंग पोजीशन, पावर, ये सब बात हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था ये फ्रेंचाइज का था, इलेक्टोरेट्स का था। तो पिछड़े जाति के तबके के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना, उन्हें मतदान का अधिकार देना, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करना, लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करना, यह जो महत्वपूर्ण कार्य था वो किसने किया? यह जो महत्वपूर्ण कार्य है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। हमें समझने जरूरी है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते वक्त हमें यह समझ में आना चाहिए कि इतिहास में जो राजकीय इतिहास होता है, उस राजकीय इतिहास में जो राजकीय विचारधारा विकसित होती, उस राजकीय विचारधारा में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो बहुजन हैं, आज हम देखते हैं जो हमारे जनगणना हुई है तो 52% लोग ओबीसी है। इन ओबीसी लोगों के लिए इस देश में मंडल आयोग लाने के लिए 340 धारा लाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में किया। ये महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। तो ये जो बात है, तो ये काम किसने किया ये हमें समझना जरूरी है। तो उस वक्त ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के ऊपर साइमन कमीशन जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर बहिष्कार डाला गया था, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह महत्वपूर्ण जो मसला था, जो मसला फ्रेंचाइज के संदर्भ में था, जो मसला इस इलेक्टोरेट के संदर्भ में था। देखिए, स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद में सुराज्य की स्थापना होने काफी जरूरी है। आज जो इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आज जो इस देश के पिछड़े तबके के लोग, घुमंतु जनजाति के लोग इस जो रिजर्वेशंस पा रहे हैं, ये किसके बदौलत पा रहे हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से पा रहे। और मैं यह पे कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो साक्ष्य दिए, the evidences that Dr. Ambedkar has given before the various commissions are absolutely important in the constitutional history of the India. See, I have studied the book of Nani Palkhiwala. I have studied the books of the various authors on the constitutional history. They have studied Dr. Ambedkar. But here I would like to say that many people have not interpreted Dr. Ambedkar as they should have interpreted. Therefore, when the issue came of the franchise, the political parties remained silent for the franchise of the scheduled caste, scheduled tribe and backward caste. They remained silent on the separate electorates of the scheduled caste, scheduled tribe and the backward caste. At this juncture of time, Dr. Ambedkar stood against all these peoples and said that these issues are there that needs to be tackled. This is an important point that I am submitting over here. See, it's not only that aspect that I am covering right now. I have talked about the political aspect. Again, coming back to the educational aspect. Now somebody will say that what is the educational contribution of Dr. Ambedkar? Statement concerning to the state of the education of the depressed classes in the Bombay Presidency on the behalf of the Bahishkrit Hitkani Sabha to the Indian Statutory Commission was been given by Dr. Ambedkar on 29th May 1928. होता क्या है कि हम जो इतिहास की किताबें हमें पढ़ाई जाती है उसमें बोला जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने निवेदन दिया था और हम वही बात याद रखते हैं क्योंकि बचपन में हमें पढ़ाया गया था। लेकिन जब किताब में यह लिखा नहीं गया कि इस देश के वंचित लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के सामने 29 मई 1928 को बात की थी, गुफ्तगू की थी, बात की थी, जुस्तजू की थी, उन्होंने चर्चा की थी, मसला शुरू किया था। तो वो जो स्टेटमेंट था इसके बारे में जब नहीं आएंगे तब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब बातें हमें जानना जरूरी है। अगेन, स्टेटमेंट कंसर्निंग टू सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस as minority on the behalf of the Bahishkrit Hitkani Sabha to the Indian Statutory Commission on 29th May 1928. What is that? So it's an important point that we need to understand that when the issues came, that who can be given the safeguards. So religious minorities can be given the safeguards, they can be given the reservations, was been discussed by the scholars at that particular juncture of time. But the leaders, I would not take the name of them, when the issues came in the round table conference up to which I have not come, at that time a particular leader said that scheduled caste should not be considered as a minority and they should not be given any
any rights at that juncture of time. And Ambedkar was the person who says that there is a nation within a nation. There is a nation within a nation and we are outcast. We are outthrown. We do not have the right of citizenship. Therefore, we should be treated as a minority in the India. Nobody has spoken about this in the history of India. I am stating this because I was a member of Writing and Speeches Committee of Mahatma Jyotiba Phule for the Government of Maharashtra Higher Education Committee, and we gave the recommendation to the former last government, and that recommendation has been taken up, and all these Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches volumes are there in the PDF format available on the website of the Government of Maharashtra. Because I said that this money is not Higher Education, Technical Education Department's money, it is the money of the SCP and TSP, Scheduled Caste Component Plan, that is Direct Action Plan for the Scheduled Caste, which has been given by the Social Justice and Special Assistance Ministry. And I represent the ministry because they have nominated me here. Therefore, all this document should be there, and the digitalized format is on the website, so it has been there. So we need to understand that in the history and the books, it is very necessary that this should go ahead. Yeah, there are various issues that I understand, but because of Dr. Babasaheb Ambedkar, those who are sidelined, those who are outlined, or those who are never in the line, they have come in the line of the mainstream. Mainstream politics, it is because of the Dr. Ambedkar. So when you are trying to understand Ambedkarite historiography, in that consideration, we need to understand the solutions are given by Dr. Ambedkar. We need to read him, re-understand him, and relocate the issues and understand what he said at the juncture of time. His evidence before Indian Statutory Commission on 23rd October 1928. See, he is giving evidences for education. He is giving evidences for considering us as a minority. He is giving evidence for franchise. See, before the Lothian Committee, that was Indian Franchise Committee, that was on 1st May 1932. He has submitted a note regarding the franchise. So when we are studying all these different aspects, we come to know that Ambedkarite historiography has a wider scope. And this wider scope talks about the social, political, economic, anthropological, sociological, educational, linguistic. The different aspects have been covered by this particular historiography. Therefore, it's a new trend of history that we need to understand. And those who say that, how do we frame the syllabus and how do we consider Ambedkar historiography as a separate school of historiography? You read 22,000 books, pages of Dr. Ambedkar, published by Government of Maharashtra, published by New Delhi, Rajya Sabha, published by London, published by various authorities in the world. You read and understand, then you will understand that this is a school of historiography wherein all these auxiliary sciences have been covered. There is no argument to discuss for the books and all these things. Already the Ambedkarite historiography and the parameters have been explained by Dr. Ambedkar. So therefore there is no point of argument and juncture to say that it's not different than the subaltern historiography or Marxist. It's different. They haven't taken the issues of the scheduled caste, scheduled tribe in their life. They haven't discussed the myths of the woman. They haven't discussed the issues, the myths of the Brahminical myths. They haven't discussed. So which has been discussing, which has been exposing is an Ambedkarite historiography. It's an important point that we need to understand. So we come to know an important point about the roundtable conferences. See, people say that roundtable conference was held and Dr. Ambedkar has played a very decisive role in that. I have written a book, बाबा साहब अम्बेडकर का गोलमेज सम्मेलन में योगदान, और इस किताब को मैंने संत रविदास को अर्पण किया है। और इसीलिए अर्पण किया है कि रविदास जी को मैं मानता हूं कि जिन्होंने भारत में धर्म चिकित्सा बहुत बड़े पैमाने पर की है, जिसे मैं भारत का वॉल्टेयर मानता हूं, संत रविदास जी। और इसीलिए उन्होंने मैंने इस गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में जो किताब लिखी, जिसकी आज तक तकरीबन 15 से 20 हजार कापियां दिल्ली में गौतम बुक डिपो की तरफ से आई है और वो बेची गई है। तो इस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर की क्या भूमिका है, क्या काम है, समझना जरूरी है। जिन्हें यह लगता है कि ये जो बहस है फ्रेंचाइज की, इलेक्टोरेट्स की, रिजर्वेशन की, ये ऐसे ही आई, वो ऐसे नहीं है जिसे संवैधानिक इतिहास कहता है। संवैधानिक इतिहास राज्य शास्त्र में भी आता है और इतिहास में भी आता है। इस संवैधानिक इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा,
क्योंकि मैं बताता हूं, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप सभी मान्यवरों के साथ में कि उन्होंने क्या काम किया। इन द प्लेनरी सेशन ऑफ द 5th सिटिंग ऑफ द 2011-1930, then committee of the World Conferences comments on the interim report of the subcommittee of the federal structure 1930, then first sitting 1930, third sitting 1930, provincial constitutions committee of the World Conference report on the subcommittee 1930. अरे किसने किया इतना सब काम? Done this contribution to a larger extent. Then in the subcommittee of the third minority second sitting 1930, then 1931, 1931, Dr. Ambedkar has played. This is very important that I would like to show. This is an appendix. What is that saying? A scheme for the political safeguard for the protection of the depressed classes in the future constitution of the self-governing India. A memorandum of Dr. Babasaheb Ambedkar and Srinivasan Rao Bahadur. Appendix is there. So whatever has been Dr. Ben said at that particular juncture of time is been already been recorded in the London. बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा वक्ता था, ऐसा एक इंसान था जिन्होंने अछूतों के सवालों को, प्रश्नों को इस देश के बाहर लेके गए। क्या है ये? स्कीम फॉर द पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्निंग इंडिया। जो भारत को संविधान मिलने वाला है, भारत को जो स्वतंत्रता मिलने वाली है, जो स्वयं शासन आने वाला है। स्वयं शासन मतलब वसाहतिक राजवट खत्म होना और भारत का शासन होना। उस वक्त भारत के संविधान में इस देश के पिछड़े लोगों का, पिछड़े तबके के लोगों का क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण मंतव्य वक्तव्य में कहना चाहिए। जो माइनॉरिटी के लोग मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन केवल संविधान के लिए नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन जो ये 1931 में जो बात कर रहा हूं, सेकंड सिटिंग, 5th सिटिंग और 6th सिटिंग में 1931 में, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है। उस वक्त उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी और उसको ये अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में रिकॉर्ड किया गया है। जो लंदन में रिकॉर्ड है, हमें समझना चाहिए। ये जो 5th सब कमेटी मीटिंग था, 6 फ्रेंचाइज के ऊपर जो मतदान के अधिकार के संदर्भ में आया था, उसमें जो सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग और 5th 4th सिटिंग हुआ था, इस सिटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है। मतलब मतदान का अधिकार किसको होने चाहिए, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं, वक्तव्य करते हैं। तो ये जो सब वक्तव्य बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, तो ये वक्तव्य जब करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण काम किया। द कमिटी ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस 7 सब कमिटी, सेकेंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग 1931 एंड देन प्लेनरी सेशन 1930 एंड फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अरे भारत का संविधान निर्माण होने के पहले भारत का संविधान कैसे होना चाहिए, भारत में स्वयं शासन किस तरह से आना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर कैसे आना चाहिए। ये जो सिटिंग्स हुए 23rd, 25th, 26th, 28th, 38, 46, ये जो सिटिंग्स में किसका काम है, बाबा साहब का है। माइनॉरिटी कमेटी के ऊपर काम किसने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। क्लेम्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज जॉइंट मेमोरेंडम किसने सबमिट किया है, सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम किसने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। जो माइनॉरिटी के लोग समझते हैं कि उनको ये सब कुछ ऐसे मिला, वो वैसे नहीं है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, हमें समझना जरूरी है। अभी काफी वक्त हो चुका है और अगला वक्तव्य करने वाला वक्ता यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए मैं मेरा जो यहाँ का आज का जो वक्तव्य है वो मैं संपुष्ट में लाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू क्लोज अप विथ दिस सेइंग दैट Ambedkarite historiography is a separate school of historiography wherein the history from the below has been discussed. Histories of the people, those who are unrecorded, has been discussed. It is an effort of revisiting the history, rewriting the history, restructuring the history, writing the factual history and understanding the history in true sense. That is basically the feature of Ambedkarite historiography, where the history is rewritten, it is recorrected, it is reinterpreted, it is restructured, it is re-intervention is done, it is revising, it is rationalism, it is relocating the backward caste and the depressed classes, it is human-centric history, breaking the hegemony of the heterocentric classes, use of auxiliary sciences, history from the below, history of the unrecorded, marginalized, excluded communities is a feature of Ambedkarite historiography. And in the end, I would like to say that Ambedkarite historiography scope is been extended by use of auxiliary sciences and which talks about what? Social, political, economic, cultural, religious, anthropological, legal, administrative, constitutional history of India. Therefore, Dr. Babasaheb Ambedkar is the only, not only one of the, is the only historian in India who covers almost all the auxiliary sciences
which are social, political, economic, cultural, religious, anthropological, legal, administrative, constitutional, linguistic and all. To a larger extent, I would like to say that no historian in the India till date, I repeat and say no historian in the India till date has written galaxy of writing of history which covers social, political, economic, cultural, religious, anthropological, legal, administrative and constitutional history of India, which has been done by Dr. Ambedkar, and therefore is one of the greatest historian in the Indian history. And Ambedkarite historiography is a separate school of history which is the history of the depressed classes which needs to be recorded. Thank you very much for listening to me. I, Dr. Sandesh Wagh, Professor and Head, Department of History. Thank you very much for listening to me patiently. Thank you.